सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेंटोज फोस्फेट पाथवे के बारे में। आप लोगों ने ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल सीख लिया, फिर आप लोगों ने इंटरनल ऑर्डर ऑफ पाथवे सीख लिया। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट पेंटोज फोस्फेट पाथवे। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हेक्सोज मोनोफोस्फेट शंट यानी कि एचएमपी शंट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको प्यार से एचएमपी शंट के नाम से भी जानते हैं, हेक्सोज मोनोफोस्फेट पाथवे। ठीक है, लिख देते हैं भाई, इसके नाम हम लोग लिख देते हैं हेक्सोज मोनोफोस्फेट पाथवे या फिर हेक्सोज मोनोफोस्फेट शंट। इस तरीके से भी इसको बोला जाता है। कुछ कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, पीपीपी यानी के पेंटोज फोस्फेट पाथवे के नाम से इसको जाना जाता है। और एक और नाम है, इसके निकनेम्स की कमी नहीं है, एक और नाम जो है इसका इंतजार करता है, दैट इज फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये भी बोला जाता है किसी किसी बुक में इसको फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये स्पेशल नाम, ये स्पेशल दर्जा भी इसको दिया जाता है। ये पाथवे हम पढ़ने जा रहे हैं। अपने दिल की धड़कनें थाम के बैठे हैं और अपना दिमाग का कंसंट्रेशन 200% यहीं पर लगाएं, क्योंकि ये पाथवे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। ये पाथवे बच्चों को क्या कर देता है भाई, ये पाथवे हमारे प्यारे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो थोड़ा सा समझेंगे, कोई मैसेज नहीं करेगा, पहले इसको समझेंगे। जब मैं बोलूं कि मैंने पढ़ा दिया ये पाथवे, ओनली देन आप अपने डाउट्स रेज करेंगे, वरना डाउट्स आपके रुकेंगे नहीं। ओके, तो लेट मी कंप्लीट दिस पाथवे, मुझे इस पाथवे को पढ़ाने दो। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आपके पेंटोज फोस्फेट पाथवे, किस पाथवे की बात करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर पेंटोज फोस्फेट पाथवे की बात करने जा रहे हैं। ये पेंटोज फोस्फेट पाथवे जो होता है, होता कहां पर है, इसका लोकेशन पता होना चाहिए भाई। तो ये आपका साइटोसोल में होता है, और प्लांट्स के केस में ये प्लास्टिड्स में भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है भाई, प्लास्टिड्स में भी हो सकता है भाई। ठीक है, जनरली ये साइटोसोल में होता है, और प्लांट्स के केस में क्या हो सकता है, ये प्लास्टिड्स में भी हो सकता है। और ये भी आपका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का एक और तरीका, एक तरीका तो पढ़ लिया था हमने, ईएटीडी, ठीक है, इंटरनल डुअर्ड ऑफ पाथवे। ये एक और तरीका है जिससे आप ग्लूकोज को क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर सकते हो। बेटा इस पाथवे में दो फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं इस पाथवे में, आपके दो फेजेस होते हैं। कौन कौन से दो फेजेस होते हैं इस पाथवे में, जरा हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला फेज जो यहाँ पर आपका आता है, ये आता है ऑक्सीडेटिव फेज। कौन सा फेज आता है, ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा ध्यान से करवाना चाहिए, क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो दूसरा फेज है, ये प्यारा सा क्यूट सा फेज होता है, दैट इज नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। और जनरली ये हमारे रिवर्सिबल नेचर का होता है भाई। किस नेचर का होता है, ये हमारे रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, अब हम करते क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं प्यारे से इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज की। कि ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर होता क्या है। कहानी की शुरुआत कहां से होगी, कहानी की शुरुआत अल्टीमेटली ग्लूकोज को तोड़ते हो तो ग्लूकोज से ही होगी। बट इस पाथवे में जनरली हम लोग डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यूज करते हैं। उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बेटा जी हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल होता है NADPH। क्या होता है जी, NADPH। तो हमारे पास जो NADP पॉजिटिव प्रेजेंट है, उससे हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, NADPH बनवा देते हैं। क्या बनवा देते हैं, NADPH बनवा देते हैं। और मॉलिक्यूल का नाम, एंजाइम का नाम पता चल जाएगा भाई। एंजाइम का नाम मैं क्या बोलूंगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिन। सिंपल सी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, और इसको अपना काम करवाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है भाई। किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की।
और यहां पर जो मॉलिक्यूल बनता है एज एन इंटरमीडिएट, उसका नाम होता है 6-फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन। क्या नाम होता है भाई? 6-फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन। ये एज अ इंटरमीडिएट यहां पर बनता है। क्या बनता है? एज अ इंटरमीडिएट यहां पर काम करता है। 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, सीओ के बाद एनओ भी आएगा। 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें हम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोनोलैक्टोन बनाते हैं। देन बेटा ये 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन से हम बनाते हैं 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। क्या बनाते हैं? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। अल्टीमेटली कार्बन के नंबर में और फॉस्फेट के नंबर में कोई फर्क नहीं है, 6 कार्बन और 1 फॉस्फेट की ही पूरी की पूरी कहानी है। और यहाँ पर हम वाटर का ऐड करते हैं और प्रोटॉन को निकालते हैं। और जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है उसका नाम होता है ग्लूकोनोलैक्टोनेज। क्या नाम है भाई एंजाइम का? यहाँ पर ग्लूकोनोलैक्टोनेज। ग्लूकोनोलैक्टोनेज ये यहाँ पर यूज होने वाले एंजाइम का नाम है। ठीक है, अब ये 6-फॉस्फोग्लूकोनेट जो है ये यहाँ पर एक CO2 को रिलीज करता है बेटा। ये अल्टीमेटली क्या करता है? एक CO2 के मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो कार्बन का नंबर 6 चल रहा था, अब वो कार्बन का नंबर 5 होने वाला है। और यहाँ पर बनता क्या है? यहाँ पर बनता है राइबुलोज 5-4। क्या बनता है जी यहाँ पर? यहाँ पर बनता है आपका राइबुलोज 5-4, जिसमें कितने कार्बन होंगे? जिसमें आपके 5 कार्बन होंगे। और यहां पर भी आपको फायदा होता है। किसका फायदा होता है? NADPH का। तो 2 NADPH आपको मिल गए हैं बेटा जी, 2 NADPH आपको मिल गए हैं। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इनके साथ जनरली क्या लिखा जाता है? प्रोटॉन का मॉलिक्यूल। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया था, ये वाला दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो ये हमारे कितने स्टेप हो गए भाई यहाँ पर? 1 2 3। ये 3 हमारे स्टेप होते हैं जिससे अल्टीमेटली हम एक 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल क्या बनवाते हैं? 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनवाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, आगे की कहानी देखते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फेज हो गया। अब यहाँ पर हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की बात करते हैं। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में करना क्या होता है हमें, जरा ये देखो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी कि एक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अगर आपका बनेगा तो एक CO2 रिलीज होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 3 मॉलिक्यूल दे दो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के, किसके जी? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के। आप मुझे 3 मॉलिक्यूल दे दो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली मुझे 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे राइबुलोज 5-फॉस्फेट के। राइबुलोज 5-फॉस्फेट के मेरे पास कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे? 3। और तीनों ग्लूकोज 6-फॉस्फेट मिलके 3 CO2 को यहाँ पर रिलीज क्या करेंगे? 3 CO2 को यहाँ पर रिलीज करेंगे। यही काम करेंगे, यस और नो? ये तो मैंने कहां से सीखा? ये तो मैंने ऑक्सीडेटिव फेज से सीखी। ये रिएक्शन मैंने ऑक्सीडेटिव फेज से सीखी। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में बेसिकली मैं करती क्या? ये जो मेरा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है इसमें मैं करती क्या हूँ? ये जो मेरे पास 3 मॉलिक्यूल आए हैं ना राइबुलोज 5-फॉस्फेट के, ये राइबुलोज 5-फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल यानी कि मेरे पास कितने कार्बन है? मेरे पास यहाँ पर 15 कार्बन प्रेजेंट है। आइडियली मैं एक ही ग्लूकोज खर्च कर सकती हूँ, यानी एक ही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के कार्बन खर्च कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको रीजनरेट करवा दूं 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के, तो 12 कार्बन, 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 12 कार्बन तो यहाँ पे आपने वापस दे दिए। और बच गया आपके पास यहाँ पर क्या? बच गया आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यानी 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल। तो 3 कार्बन और 3 कार्बन तो मेरे खुद के हैं, एक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तो मुझे खर्च करना ही करना है। मैंने जो यहाँ पर 2 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट मांगे थे वो मैंने अल्टीमेटली वापस लौटा दिए। तो ये काम मेरा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का होता है। किसका होता है? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का। कि भाई आपको आइडियली एक ही तो मिलना चाहिए था मॉलिक्यूल, आपने 3 लिए हैं, तो आप एक काम करो 2 मॉलिक्यूल को वापस लौटाओ। ये वापस लौटाने का काम किसका होता है भाई? वापस लौटाने का काम होता है मेरा यहाँ पर आपके नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का। तो मेरे पास क्या प्रेजेंट है? मेरे पास राइबुलोज 5-फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना भाई। कितने राइबुलोज 5-फॉस्फेट प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेटिव फेज में अल्टीमेटली यहाँ पर क्या किया? 3
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यूज किया। अब मेरे पास आइडियली एक ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है खर्च करने के लिए, तो मुझे दो को लौटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर राइबुलोज 5 फॉस्फेट से जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनवाती हूँ। एक्सयू मतलब जाइलुलोज, क्या बनवाते हैं हम यहाँ पर, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। 5 ही कार्बन है, 5 फॉस्फेट यानी कि 5 ही कार्बन हो गए। फॉस्फेट के आगे जो नंबर लिखा होता है ना, जनरली मॉलिक्यूल में कार्बन होता है, क्योंकि जनरली टर्मिनल कार्बन का ही फॉस्फोराइलेशन होता है। ऐसे ही राइबुलोज 5 फॉस्फेट से हम यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट बनाते हैं। आर यू मतलब होता है राइबुलोज, और आर का मतलब होता है राइबोज। क्या होता है, राइबोज, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर मैं एक और मॉलिक्यूल बनाऊंगी जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का। किसका, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर आपस में रिएक्ट करते हैं। और जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है उसका नाम होता है ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज जनरली 2 कार्बन यूनिट का ट्रांसफर करता है भाई। ट्रांसकीटोलेज जनरली कितने कार्बन यूनिट का ट्रांसफर करता है, 2 कार्बन यूनिट का ट्रांसफर करता है। किसी एक के 2 कार्बन निकाल के किसी दूसरे को दे देगा। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली सपोज अगर इसके 2 कार्बन निकले तो 5 में से 2 गए, कितना बचा, 3। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। फॉस्फेट के आगे 3 लिखा है, यानी कि इसके पास 3 कार्बन होंगे। और इस वाले 5 को अगर 2 कार्बन मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 + 2 कितना होता है, 7। तो यहाँ पर एक 7 कार्बन मॉलिक्यूल मिलता है जिसको सीडोहेप्टुलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडोहेप्टुलोज। लिख देती हूँ मैं, सीडोहेप्टुलोज बोला जाता है। फॉस्फेट के आगे 7 नंबर है, यानी कि इसमें 7 कार्बन प्रेजेंट हो। कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 7 कार्बन। अब बेटा जी यहाँ पर इन दोनों की वापस से रिएक्शन होती है, लेकिन इस बार जो एंजाइम आता है उसका नाम होता है ट्रांस एल्डोलेज। क्या नाम होता है, ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज जो होता है ना, ये 3 कार्बन यूनिट का ट्रांसफर करवाता है। यानी कि 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो बच जाएंगे 4। तो यहाँ पर बनता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और 3 कार्बन को 3 कार्बन और मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ बनता है फ्रक्टोज 6। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चाहिए था, वापस देना था। एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मैंने दे दिया। देन बेटा जी ये जाइलुलोज वाला जो मॉलिक्यूल है ये और जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एंजाइम आता है ट्रांसकीटोलेज, जो कि आपके 2 कार्बन यूनिट का ट्रांसफर करवाएगा। तो जाइलुलोज में 5 कार्बन है, 5 में से 2 जाते हैं तो बन जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी 3 कार्बन एग्जिट हो गए। और ये एरिथ्रोस को अगर इसके 2 कार्बन मिलेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा ना, वो हमारा अल्टीमेटली बनता है ग्लूकोज 6। तो ये 2 मैंने क्या कर दिए, ये 2 मैंने यहाँ पर रीजनरेट कर दिए, और 3 तो मैं यूज कर सकती थी। टोटल 6 कार्बन थे, 3 CO2 की फॉर्म में चले गए और ये 3 कार्बन यहाँ पर इस साइकिल में एग्जिट कर जाएंगे। सो दिस इज योर नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ये पूरा का पूरा आपका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है। यहाँ पहले ट्रांसकीटोलेज आता है, फिर एल्डोलेज आता है, फिर वापस से आपका ट्रांसकीटोलेज आता है। इसको मैं समराइज्ड वर्जन को आपको शो भी कर देती हूँ, पहले समझेंगे उसके बाद अपनी क्वेरीज आप लोग रेज करेंगे। पहले वी विल डिस्कस, ठीक है, पहले हम लोग अपना डिटेल में इस कहानी को सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहानी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर को देख भी सकते हैं। आई होप आपको पूरी पिक्चर अच्छे से नजर भी आ रही है। तो ये पिक्चर क्या कहती है, जरा इसको देख लेते हैं। ये पिक्चर कहती है कि जी आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या चलाया, अल्टीमेटली आपने सबसे पहले यहाँ पर चलाया कौन सा फेज, आपने चलाया यहाँ पर ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव फेज यानी कि आपने इरिवर्सिबल फेज चलाया। 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपने 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बनाया। देन आपका फॉस्फोग्लूकोनेट बना, देन आपने राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनाया और यहां से आपने एक CO2 को रिलीज किया। ओवरऑल अच्छा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि CO2 आपने क्या किया, रिलीज कर दिया। ओवरऑल आपको 2 जगह NADP क्या मिले, 2 जगह NADP। देन आपका पूरा का पूरा आ जाता है बेटा जी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। कौन सा फेज आ जाता है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज।
आप करते क्या हो, आपने देखा ना अभी कि आप यहां पर अल्टीमेटली ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसएल्डोलेज और ट्रांसकीटोलेज यूज करके आप यहां पर फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, जिनसे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट, उनको आप रीजनरेट कर देते हो और आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट एग्जिट कर जाता है। ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये क्या कर जाता है, यहाँ पर एग्जिट कर जाता है। तो ये पूरा आपको डिटेल में आना चाहिए, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कीटोलेज 2 बार यूज होता है और बीच में एक बार एल्डोलेज यूज होता है। सो दिस इज योर पेंटोज फोस्फेट पाथवे। कौन सा पाथवे है जी, आपका पेंटोज फोस्फेट पाथवे है, जो आप सबको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब पेंटोज फोस्फेट पाथवे के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेंटोज फोस्फेट पाथवे, क्यों चलाया जाता है ये पेंटोज फोस्फेट पाथवे जो है, ये क्यों चलाया जाता है, इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो बेटा आपको यहाँ पर NADPH मिलता है, NADPH का प्रोडक्शन आप यहाँ पर करते हो, और जितने भी आपकी बॉडी में रिडक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस हैं, यानी कि जहां पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, NADPH चाहिए। NADPH इज योर रिड्यूसिंग एज, यानी कि सपोज किसी एक्स मॉलिक्यूल को आपने NADPH दिया, तो अल्टीमेटली ये खुद का तो ऑक्सीडेशन कर लेगा लेकिन सामने वाले को रिड्यूस, ठीक है, तो जो खुद का ऑक्सीडेशन करे सामने वाले को रिड्यूस कर दे, वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये ऑक्सीडाइज है, ये रिड्यूस है। अब ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, सामने वाले को रिड्यूस, तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम आता है। जितने भी आपकी बॉडी में रिडक्टिव बायोसिंथेसिस होते हैं वो सब इसी को यूज करते हैं। और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए भाई, NADH से अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर ATP प्रोडक्शन कर सकते हो। NADH को आप बोलोगे जाइए जी ETC में जाइए, ATP प्रोडक्शन में आपकी जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल जाएगा भाई, वो बिल्कुल यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETC करेगा। लेकिन NADPH मना कर देता है, NADPH बोलता है नो, नो ATP प्रोडक्शन, मैं ATP प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर रिडक्टिव प्रोसेस करने के लिए बना हुआ हूं। ठीक है, चलो भाई, और यहाँ पर आपको, और यहाँ पर क्या मिलता है भाई आपको, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस करने के लिए भाई, यानी कि न्यूक्लियोटाइड वगैरह बनाने के लिए, तो आपको राइबोज 5 फोस्फेट चाहिए होता है, वो भी जनरली आपको इस पाथवे से मिल जाता है। वो भी मिल जाता है, जो राइबुलोज है उस राइबुलोज से आप राइबोज बना सकते हो, राइबोज 5 फोस्फेट आपका यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में पढ़ा होगा आपने। तो ये हमारा पेंटोज फोस्फेट पाथवे था, ये इसका ओवरव्यू है जहां पर आपको ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव दोनों फेजेस दिया। ठीक है जी, आई होप आपको समझ, ठीक है।